टिकट मिलता है या फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आपका काम रंग लाएंगे? क्या लग रहा है आपको, मतलब अनुमानित? काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। अब 5,000 आदमी को लेके बैठ जाइए, प्रशासन को हल्दी गर्दी बुझा जाएगा कि जितना काम हम लोग आज भी करा लेते नहीं कुछ होके, शायद वे इतने जीते हुए जनप्रतिनिधि नहीं करा पाते, क्योंकि हम लोग को 2 मिनट लगता है धरना, प्रदर्शन, रैली। हम लोग जहाँ बैठते हैं ना आज भी, वहाँ अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि जो अपने आप को बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि बोलते हैं, उनको खड़े रहने की भी हैसियत नहीं है वहाँ। जब विधायक पैसा लेगा अफसर से तो उस अफसर की नज़र में कुत्ता हो गया, उस अफसर के नज़र में कुत्ता हो गया, कहाँ से उसको आंख दिखाएगा? टिकट लेने के बाद सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जिस पार्टी में हैं उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, तब गोपाल अग्रवाल नहीं रहेंगे, उस पार्टी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। नहीं, टिकट तो जनता देती है। आपको पार्टी टिकट दे दे, पार्टी टिकट दे दे और जनता आपको टिकट नहीं दे तो टिकट का ताबीज बना के रखिए, ताबीज बना के रखिएगा। तो यानी कि अगर पार्टी दुल्हन वही जो पिया मन भाई, यानी कि पार्टी में भी रहेंगे तो आपके अनुसार मतलब काम करेंगे। वो मेरा आदत रहा। ये तो देखने में आप एक हिंदू परिवार हैं और यहाँ मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो क्या आपको कभी कोई परेशानी उठानी पड़ी? आज तक नहीं, आज तक नहीं। हम लोग तो जाते हैं, खाते हैं, और जैसे मोदी जी ने कहा ना कि जो ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, आज भी हमारे यहाँ आप किसी भी दिन ईद में चले आइएगा, हमारे डाइनिंग टेबल पे सिर्फ सेवई भरी पड़ी रहती है। और सेवई खा खा के, एक तो जाते हैं लोगों के घर में, वहाँ खा के आते हैं, फिर इतना ही सेवई, लास्ट में वो इतना सेवई जो है वो काम करने वाले को देते हैं कि ले जाओ तुम लोग अपना बच्चा लोग के लिए ले जाओ। नीतीश कुमार के मिजाज को हर मुस्लिम समझ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कम से कम वो आदमी है जो यहाँ बीजेपी को भी सेकुलर बना के तो रखा हुआ है। बिल्कुल। तो सवाल है सिर्फ ये नहीं कि आप वक्फ को साथ दे दिए, वक्फ में कर, मजबूरी है। राजनीति में बने रहने के लिए कभी कभी मजबूरियाँ होती है, क्योंकि आपने इतना ताकत नहीं दिया तो हमको तो कहीं से तो ताकत लेना पड़ेगा। मैं 2-4 दिन पहले एक थाना में बैठा हुआ था, संजोग से मैंने देखा कि कुछ लोग आए, अच्छे परिवार के लोग थे, कोई कंप्लेन लेके आए, तो वो थाना प्रभारी के ऑफिस में घुसने से पहले जूता चप्पल खोलने लगा और हाथ जोड़ के इस तरह आ रहा है जैसे लगता है, ऐसा मतलब यहाँ हाँ, हाथ जोड़ के इस ढंग से आ रहा है जैसे लगता है कोई शेर के पिंजरा में जा रहा है। पदाधिकारियों की यहाँ लोग घूम रहे हैं, सालों साल से घूम रहे हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं उन लोगों से जनता के साथ ढंग से पेश नहीं आते हैं, व्यवहारिकता खत्म होते जा रही है। एक साधारण व्यक्ति कोई घटना घट जाए तो थाना में जाने से जितना नहीं डरता था, वो आज आज़ाद हिंदुस्तान में एक आवेदन देने के लिए थाना में जाने से डरता है। और नहीं तो उसको मालूम है कि हमारे इस एरिया का ब्रोकर कौन है। जय हिंद, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज सर्किट हाउस में। आज हम विधानसभा को लेकर और सीमांचल की राजनीति को लेकर, बिहार विधानसभा 2025 को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान है ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले केडीबी लाइव में आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सर, केडीबी लाइव में तो सर आपका पहला इंटरव्यू हम ले रहे हैं, जी। तो आपका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शक को। मैं शुरू से ही राजनीतिक छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ा हूँ। बाबूजी चूँकि पुराने सीमांचल के समाजवादी नेता रहे हैं और अपने जीवन के करीबन 3.5 साल वो अलग अलग आंदोलनों में जेल में रहे हैं। कर्पूरी जी, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, जोर साहब वगैरह, मुलायम जी वगैरह से उनका काफ़ी व्यक्तिगत संबंध रहा है। तो उन्हीं के पीछे पीछे मैं भी राजनीति में आ गया। पहले 2000 में जब पहला पंचायती चुनाव हुआ था जी, तो उसमें मैं जिला परिषद के रूप में क्षेत्र संख्या 13 से लड़ा था और टोटल पोल का 80% वोट मुझे मिला था उस समय। बाद बाकी 20% में सारे उम्मीदवार रह गए थे। फिर वो टर्न पूरा हुआ ही नहीं था कि तब तक जो है विधानसभा, चूँकि बाबूजी 179 वोट से हार गए थे जो फरवरी में जो चुनाव हुआ था 2005 में जी। तो वो सरकार बनी नहीं। फिर दोबारा नवंबर में चुनाव हुआ तो नवंबर में बाबूजी नहीं लड़के हमको लड़ा दिए, तो उस समय मैं वो चुनाव जीता समाजवादी पार्टी के टिकट पे। अच्छा सर, मतलब काफ़ी समय से आप राजनीतिक करते आ रहे हैं और आपका बैकग्राउंड भी राजनीतिक है, तो तभी का राजनीतिक में और अभी का राजनीति में सर कितना अंतर देख पा रहे हैं? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। देखिए, पहले क्या था
नेता भी जिम्मेवार थे, पदाधिकारी भी जिम्मेवार थे। जी। और पहले के नेताओं का जो 10 साल 15 साल पीछे आप जाइए तो मतलब पदाधिकारियों पे उनकी पकड़ होती थी और जनता को विश्वास होता था कि नहीं चलो विधायक जी के पास जा रहे हैं या सांसद जी के पास जा रहे हैं तो काम हमारा होगा। आजकल तो है जिस तरह भी जो है लोग समय काट रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो आपको जो है नेता हो। तो और सबसे बड़ी बात है अपने दायित्व के प्रति लोग बहुत अब ईमानदार नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं तब ये लोकतंत्र चल रहा है इतना बड़ा, लेकिन ज़्यादातर अगर बड़ी संख्या बोले तो वो वही है। सब अपना बस अपने अपने पार्टी में है, काम कर रहे हैं, अपने नेता की नज़र में अपना सिया ठीक करने में लगे हुए हैं। बस नेता खुश रहे, हमारा टिकट बरकरार रहे। बस अब लोगों का पहला प्राथमिकता जो है, जो भी पार्टी से जुड़े हुए विधायक सांसद है, उनकी पहली प्राथमिकता, पहले हम लोग की प्राथमिकता थी जनता कैसे खुश रहे। अभी प्राथमिकता हो गई कि हमारा जो पार्टी का जो आला कमान है, हमारा पार्टी का जो वरीय नेतृत्व है, वो कैसे खुश रहे। तो जब आप किसी एक को खुश कर सकते हैं ना जी, तो उसमें जनता पीछे छूट जाती है। सर मैंने आज लिस्ट देख रहा था वहाँ के ठाकुरगंज विधानसभा का, तो पहले होता था कि आप पार्टी बदलते थे, समाजवादी का भी बने हैं वहाँ पे, उसके बाद कांग्रेस का भी बने, आरजेडी का बने, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, और कई एक मतलब देखे हैं वहाँ पे मतलब जीते हैं। लेकिन सर अभी क्या मतलब ऐसा हो गया कि सिर्फ आरजेडी एमआईएम या फिर मतलब और कुछ, एमआईएम तो अभी आए हाल में है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस, मतलब ऐसा क्यों सर? नहीं, ये चूंकि चुनाव के समय कुछ माहौल लोग ऐसा कर देते हैं। माइनॉरिटी का इलाका है ये, देखिए। और यहाँ अब बहुत कम, देखिए पिछले 10 साल में देश की राजनीति दो धार में बट गई है। एक दाएं जा रहा है, एक तक बाएं जा रहा है, बहुत कम लोग हैं जो बीच में जा रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा अगर राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई हाशिया पे गया है तो वो मध्य मार्ग में चलने वाला गया, मध्य मार्ग में चलने वाले को। और ये जब तक इस चीज़ को बदला नहीं जाएगा, अब होता क्या है, जब तक सेंटिमेंट वोट होता रहेगा तब तक जनप्रतिनिधि लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, क्योंकि काम करना है नहीं। चुनाव के समय जो है बस वही फिरका परस्ती करके और एक माहौल सेंटिमेंट का तैयार करके और स्वीप कर जाना है, यही आज की राजनीति रहेगी। जातिवाद कितना फैक्टर रहते हैं चुनाव के समय में? होता है जातिवाद, तो देखिए बिहार और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही है। और हालांकि इसका नुकसान होता है लोगों को। आज जब वोट करने जाते हैं, आप जान लें कि हमारे सामने में 4 ऑप्शन हैं और सबसे बढ़िया ऑप्शन फलना आदमी है, लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हुए जानते हुए भी आप उसको वोट नहीं करके आप दूसरे को वोट कर रहे हैं। कभी आप पार्टी के नाम पे वोट कर रहे हैं, कभी आप जात के नाम पे वोट कर रहे हैं, या दोनों को मिला के आप सोच के वोट कर रहे हैं। तो इससे कभी कल्याण नहीं हो सकता। देखिए लोकतंत्र, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान निर्माण किया था तो ये तय कर दिया था कि राजा और रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता के मत से जनप्रतिनिधि तय होगा, जो जनता के दबाव में रहेगा, क्योंकि उसका रिन्यूअल तो जनता को करना है। तो जनता के दबाव में रहेगा तो वो जनता के हक में काम करेगा, निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ अब जो है जनता, जब सवाल उठता है कि जब घर का मालिक ही अगर बेईमान हो जाए, घर का मालिक ही अपना विवेक खो दे, अपनी सोचने की क्षमता खो दे, तो उस परिवार का तो सर्वनाश सुनिश्चित है। बिल्कुल। आप जैसे घर के बड़े लोग जो जैसा करते हैं, घर के छोटे लोग उसी चीज़ को उसी का अनुसरण करते हैं, उसी को देख के सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, ये जो विधानसभा है, ये जो जिला है, ये हमारा है, हमारा घर है। ये सुरक्षित कैसे रहे, इसका विकास कैसा हो, और हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो हमको कैसे उपलब्ध हो। ये सारी चीज़ें पदाधिकारियों का जो एक मोनोपोली है, जो भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, वो कैसे, चूँकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता और प्रशासन के बीच में एक धुरी का काम करता है, लोकतंत्र। लेकिन अभी आप देखते होंगे कि लोक खत्म हो गया, तंत्र जो है वो मालिक हो गया है। आज आप जाइए
मैं 2-4 दिन पहले एक थाना में बैठा हुआ था। संयोग से मैंने देखा कि कुछ लोग आए, अच्छे परिवार के लोग थे, कोई कंप्लेन लेके आए, तो वो थाना प्रभारी के ऑफिस में घुसने से पहले जूता चप्पल खोलने लगा और हाथ जोड़ के इस तरह आ रहा है जैसे लगता है, ऐसा मतलब यहाँ पे? हाँ, हाथ जोड़ के इस ढंग से आ रहा है जैसे लगता है कोई शेर के पिंजरा में जा रहा। तो पदाधिकारियों की यहाँ लोग घूम रहे हैं, सालों साल से घूम रहे हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं उन लोगों से जनता के साथ ढंग से पेश नहीं आते हैं, व्यवहारिकता खत्म होते जा रही है। आपको देख के ऐसा नहीं लगा सर, दुख तो हुआ होगा आपको कि आपके यहाँ के जनता का मतलब ये हाल हो गया है कि आज जो जनता के लिए काम करना चाहिए यहाँ के मतलब प्रशासन को, और उसके आगे झुक जाते हैं जनता? मतलब देखिए, खामियाजा तो भुगती है। 4 साल 11 महीना एकदम ठीक रहता है, साला गलती हो गया, ये हम लोगों से एक मिस्टेक हुआ है, इसको ठीक करना है, अब इसको वोट नहीं देना है। लेकिन फिर वही चुनाव के समय वही सांप्रदायिक माहौल, और जब लोग सांप्रदायिक माहौल में आते हैं, जब लोग मतलब समझ लीजिए उस समय सोचने का विवेक खत्म हो जाता है। जब किसी बात को लेकर आपको टेंशन होगा तो उस समय आप थोड़ी देखिएगा कि ये टीवी 2000 का है कि 20,000 का है, इसको फोड़ देंगे तो दूसरा तो फिर खरीद कर लाना ना पड़ेगा, आप उठा के फेंक देते हैं। तो नुकसान किसका होता है? बाद में तो एहसास होता ही है कि हमने नुकसान कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अभी सिर्फ लोक रह गया है, सॉरी तंत्र रह गया है, लोक गायब हो गया, विलीन हो गया है धीरे धीरे। इसीलिए आज के दिन इसको हम जमहूरियत नहीं कह सकते हैं। आज के दिन देश को, खास करके हम लोग अपने इलाके को जमहूरियत नहीं कह सकते हैं। ये पदाधिकारियों का राज हो गया। जमहूरियत अब बाकी नहीं रही, जमहूरियत नहीं रह गया। जमहूरियत सिर्फ रह गया है जनता सिर्फ बटन दबाने के लिए। देखिए, बटन दबाते हैं, हमको जो अधिकार बाबा साहब ने दिया वो आपके मुस्तकबिल को, आपके परिवार के, आपके बच्चे के मुस्तकबिल को तय करता है। आपकी शिक्षा कैसी हो, आपका स्वास्थ्य कैसा हो व्यवस्था, आपकी सड़कें कैसी हो, आपके विधि व्यवस्था प्रशासन कैसा हो, ये तय करने का अधिकार वही एक बटन है। अच्छा सर, मतलब आपने बताया कि मतलब कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, आप सर किधर है? हम लोग तो सेकुलर फोर्स रहे हैं शुरू से। आज भी इतनी सांप्रदायिक माहौल में भी मुझे मुस्लिम भाई वोट करते हैं। पिछले चुनाव में मैं निर्दलीय लड़ा था, 56,000 वोट आए थे, रनर में मैं ही था, और करीबन अच्छे हमको मुस्लिम भाइयों का काफ़ी अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। सर हाँ, काम मुस्लिम भाइयों का जब नाम लिए तो जब आप विधानसभा चुनाव जीते थे उस समय भी मतलब मुझे कुछ खबर मिला कि काफ़ी मुस्लिम भाइयों के आपके सपोर्ट में रहे, और ख़ास करके शेरशाबाद ये कम्युनिटी है मतलब आपके सपोर्ट में था, आपके साथ मतलब चुनाव मतलब प्रचार कर रहे थे, ऐसा ये सच है सर? सारे समाज का समर्थन मिला हमको, और सुरजापुरी समाज की तो हमारे बाबूजी लड़ाई ही लड़े थे। सुरजापुर, ये आपको आज से 40 साल पहले जब बाबूजी ने सुरजापुर की आवाज़ दी तो लोग मजाक उड़ाते थे। जो सुरजापुर के जो बड़े बड़े नेता थे बोलते थे ये कैसा सुरजापुर है, सुरजापुर मतलब ये अमरीशपुरी, ओमपुरी, कौन पुरी है ये सुरजापुरी, तो लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जिस दिन सुरजापुर का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन कितने एमएलए एमपी बने उस समाज के, उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहला नाम ताराचंद धानुका का होगा, चूँकि उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे देश को पहचान करवाया कि यह सुरजापुर इलाका है और यह हम लोग सुरजापुरी। तो इतिहास बनाना, और आप मान लीजिए उस पिच तैयार, जब फील्ड तैयार हो गया तो उस पिच पे सारे लोग खेल रहे हैं, वो अलग चीज़ है। आज सुरजापुरी के नाम पे कितने लोग एमपी बन गए, एमएलए बन गए, क्या क्या बन गए, लेकिन इस पिच को किसने तैयार किया? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इतिहास, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन समय जो और इतिहास जो बना जाता है जी, उसी को कुछ दिन तक लोग याद करते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन है, जैसे जातिवाद का मतलब क्वेश्चन अभी मतलब सवाल चल रहा है, मतलब सवाल किया आपसे और आप बता भी रहे थे कि ऐसा होता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है नरेंद्र मोदी का और योगी जी का, जहाँ नरेंद्र मोदी अपने मतलब कुछ नेशनल चैनल में भाषण दिए, मतलब बता रहे थे, मतलब इंटरव्यू में कहा कि ईद के समय में मतलब मेरे घर में खाना नहीं बनते थे, दूसरे के घर, मुसलमानों के घर से खाना आते थे और मैं खुशहाल परिवार वहाँ रहते थे सब, और मतलब पूरा एरिया ही वहाँ मुस्लिम परिवार है। वहीं योगी जी कह रहे हैं कि अगर 50 परिवार हिंदू परिवार है वहाँ, मतलब 100 परिवार हिंदू परिवार है और 50 परिवार ही मुस्लिम परिवार है, तो वहाँ मुस्लिम हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब सीएम को सही ठहराइए, मतलब पीएम को सही ठहराएं सर?
इसको कैसे देखते देखिए, एक चीज़ है, भाईचारे की तो कमी हुई है देश में, और जो है माहौल आज से 15 साल 20 साल पहले के माहौल और आज के माहौल में फ़र्क है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पहले लोग कितने दिल खोल के एक दूसरे से मिलते थे, एक समाज एक गांव के लोग एक दूसरे से महसूस करते थे। हालांकि गांव देहात में आज भी वो माहौल है। आप हमारे यहाँ चले जाइए, सुरजापुरी गांव जो समाज है, खास करके माइनॉरिटी समाज, हमारे यहाँ अष्टयाम होते रहता है गाँव देहात में। हम लोग जब जाते हैं रात दिन देखते हैं 11 बजे 12 बजे रात में 4 10 20 सुरजापुरी मुस्लिम भाई बैठे रहते हैं। सुरजापुरी मुस्लिम भाइयों के यहाँ जब बेटे की बच्चियों की शादी होती है तो हिंदुओं का अलग से भोज कराता है। और आज भी सुरजापुरी मुस्लिम समाज में या हिंदू समाज में अगर अपनी बेटियों की शादी होती है या बेटे का शादी होता है, तो अगर उसका कोई मुस्लिम भाई या हिंदू भाई अगर उसका बहुत करीबी दोस्त है तो वो सन बाप उसी को देता है। तो हमारे यहाँ तो आज भी कल्चर बहुत अच्छी है। कुछ राजनीतिक लोगों ने और ख़ास करके ये माहौल ख़राब किया हमारे यहाँ, जो कुछ लोग जो दिल्ली पंजाब वगैरह गए, तो ये वायरस वहाँ से आया। नहीं तो अगर हमारे यहाँ का आज भी पूछिए, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से से आज भी हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र को छोड़ के गाँव के इलाके में आज भी हम लोग बहुत अच्छे हैं वो लोगों के बनिस्बत। सर एक जाति सवाल, इसी से जुड़े हुए जाति सवाल आपसे पूछ लूँगा डायरेक्ट। आप एक हिंदू परिवार हैं और यहाँ मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो क्या आपको कभी कोई परेशानी उठानी पड़ी? आज तक नहीं, आज तक नहीं। हम लोग तो जाते हैं, खाते हैं। और जैसे मोदी जी ने कहा ना कि जो ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, आज भी हमारे यहाँ आप किसी भी दिन ईद में चले आइएगा, हमारे डाइनिंग टेबल पे सिर्फ सेवई भरी पड़ी रहती है। और सेवई खा खा के, एक तो जाते हैं लोगों के घर में, वहाँ खा के आते हैं, फिर इतना ही सेवई, लास्ट में वो इतना सेवई जो है वो काम करने वाले को देते हैं कि ले जाओ तुम लोग अपना बच्चा लोग के लिए ले जाओ। तो देखिए क्या दिन की ज़िंदगी है। और आप एक परिवार के रूप में, आप एक शरीर है, मान लीजिए शरीर का कोई भी एक अंग अगर कमज़ोर है तो उसको आप स्वस्थ शरीर नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो ये हिंदुस्तान एक शरीर है और हम सारे उसके जो है अंग है। तो अगर एक अंग भी कमज़ोर है तो हम उसको एक स्वस्थ भारत नहीं कह सकते। मेरा तो यही मानना है और हम लोग इसी थ्योरी को मानते भी। जी सर, आपने तो मतलब कांग्रेस की भी सरकार देखे हैं और उसमें भी मतलब राजनीतिक जल से जुड़े हुए थे, और अब सर भारतीय जनता पार्टी का सरकार देख रहे हैं। दोनों में सर डिफरेंट कितना देख पा रहे हैं आप? देखिए, एक चीज़ है कि आंतरिक मामले में जो भी हो, लेकिन एक चीज़ सही है कि वर्तमान सरकार ने विश्व स्तर पे भारत के सम्मान को बढ़ाया। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी वो बहुत अच्छी रही। आर्थिक भी जो है आज चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत बढ़ रहा है और युवाओं को बहुत सा नया प्लेटफॉर्म मिला आगे बढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए राजनीति करने वाले लोग, अभी तो आज ये स्थिति हो गई, सबका अपना अपना दुकान है, जिसका दुकान जो प्रचार से चल जाए। आपको माल बेचना अपना, अब आपको जो प्रचार करना, जिस प्रचार से आपका माल बिक जाए, सारे लोग अपना अपना मार्केटिंग में लगे। लेकिन बस उसी में है, कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे कुछ आज से 10 दिन पहले एक इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि जो है नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि ऐसा वक्त बोर्ड को साथ दे दिया उन्होंने। मैंने कहा कि देखिए, कुछ मजबूरियां होती है कुछ लोगों की। नीतीश कुमार जी के मिजाज को हर मुसलमान समझ रहा, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आज मान लीजिए मेरा अपना सगा भाई है और आप भी मित्र की तरह भाई है, मैं दोनों को बराबर प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन कल तीसरा व्यक्ति मुझे मारने आ जाए और उस समय आप मेरा साथ नहीं दे और दूसरे मेरा सगा भाई साथ दे, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण तो वो हो गया। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी ने माइनॉरिटी के मुद्दे पे सबसे पहले एनडीए को छोड़ा था। मुझे लगता है 2011 या 12 में जी। हाँ। और चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट। लेकिन क्या हुआ, पार्लियामेंट में एक सिर्फ नालंदा को छोड़ के एक सीट नहीं जीत पाए। बिल्कुल। आज आप देख लीजिए विकास के मामले में जितना बढ़िया विकास, जितना मुसलमानों को भागीदारी बिहार में मिली, चाहे विकास में हो चाहे राजनीतिक साझेदारी में हो, जदयू ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया,
चाहे वो कब्रिस्तान का घेराबंदी का मामला हो, चाहे आप जो है तालमी मरकज़ से लेके आप जितनी भी योजनाएं देख लीजिए। और ठीक है, आज जैसे यूपी में योगी जी है, असम में सर्बानंद साहब है, और भी कई मोहन जी वगैरह कई विधायक मुख्यमंत्री है। लेकिन एक बात आप दिल पे हाथ रख के बताइए, एनडीए की सरकार होते हुए भी आज जितना सम्मानित बिहार का मुसलमान है, जितना निर्भीक और जितना एकदम समझ लीजिए अपने सम्मान के साथ यहाँ मुस्लिम समाज बिहार में है, क्या यूपी और असम में है? बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो बात अलग ही हो जाएगा। और कुछ मुस्लिम लीडरों का कहना भी है कि यहाँ पे एनडीए मतलब एनडीए का सरकार है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नीतीश कुमार का ही चलता है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि अगर इधर उधर होंगे तो केंद्र का सरकार को भी नुकसान पहुँच सकता है। नहीं, वो नहीं है। सवाल उठता है कि मैं तो कहता हूँ कि एक बार पूरा बिहार का माइनॉरिटी समाज, चूँकि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गया कि माइनॉरिटी जाएगा कहाँ, माइनॉरिटी जाएगा कहाँ। तो हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, उस ढंग से नहीं आ रहे हैं। हम दिल खोल के बैठे हुए हैं, आप छोटे दिल से हमारे पास आ रहे हैं। हमने कहा कि एक बार अगर बिहार का माइनॉरिटी खुले दिल से अगर नीतीश जी को वोट करता है, 100 में 90% भी अगर करता है, और नीतीश जी अगर 243 वोट सीट अपने बलबूते ले आते, तो आपको क्या लगता है बिहार में एनडीए की सरकार होगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा सर, तो क्यों नहीं आप लोग, तो क्यों नहीं हमारे मुस्लिम भाई वो ताकत उनको दे दे रहे हैं? क्योंकि इनके मिजाज को तो हर मुस्लिम समझ रहा है। नीतीश कुमार के मिजाज को हर मुस्लिम समझ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कम से कम वो आदमी है जो यहाँ बीजेपी को भी सेकुलर बना के तो रखा हुआ है। बिल्कुल। तो सवाल है सिर्फ ये नहीं कि आप वक्फ को साथ दे दिए, वक्फ में कर, वो मजबूरी है। राजनीति में बने रहने के लिए कभी कभी मजबूरियाँ होती है। क्योंकि आपने इतना ताकत नहीं दिया, तो हमको तो कहीं से तो ताकत लेना पड़ेगा। तो क्या लगता है सर, मतलब जब नीतीश जी गठबंधन के साथ रहते हैं, इंडिया के साथ रहते हैं, आरजेडी के साथ रहते हैं, तो उनको मतलब फ़ायदा पहुंच जाता है। और जैसे ही मतलब उधर एनडीए में जाता है तो नीतीश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। तो क्या मतलब मुसलमान का वोट जो कट रहा है नीतीश कुमार के पाले में नहीं जा रहा है, तो यानी कि बीजेपी की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आपको बीजेपी से परहेज है ना, अब जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार है वहाँ वोट मत दीजिए। लेकिन जहाँ नीतीश जी के उम्मीदवार है वहाँ फिर तो सरकार उन्हीं का बन जाएगा ना सर। आप ले आइए 143 दे दीजिए, 143 दे दीजिए। हाँ। देखिए, हंसना और गाल फुलाना दोनों नहीं चलेगा। हम साथ भी नहीं देंगे। मान लीजिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ रहता है। हम सिर्फ अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य से कोई मतलब ही नहीं है हमको, तो ये दोनों नहीं चलेगा। हंसना गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं होगा कि चबा भी रहे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अच्छा सर, मतलब अभी जहाँ बोल रहे हैं कि मतलब अभी इसकी सरकार ने मतलब हिंदुस्तान को, भारत को 5वें स्थान पर, मतलब 5वें स्थान पर लेके जा रहे हैं, वहीं सर बिहार का स्थिति कहाँ देख रहे हैं आप? खास करके सीमांचल का स्थिति, यहाँ के पलायन को लेकर यहाँ के किसान बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ किशनगंज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे आपका मेडिकल कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज तक नहीं है। तो क्या मतलब क्या लग रहा है सर? नहीं, देखिए मेडिकल कॉलेज तो है, सरकारी मेडिकल कॉलेज की हाँ, बात। सरकारी नहीं है। और आप तब मुझे लगता है आपकी उम्र लगभग 30-35 साल होगी अभी सर 26 साल में। 26 साल। जी, तो आपने 2005 से पहले का बिहार नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा है सर। मतलब यहाँ से पूर्णिया जाने के लिए ये नहीं पूछते थे लोग कितना किलोमीटर है, लोग पूछते थे कितना घंटा लगेगा। हम लोग को ठाकुरन से किशनगंज आने के लिए अगर जाना पड़ता था तो एक दिन पहले सोचना पड़ता था, 2 दिन पहले कि कल किशनगंज जाना है, सड़क की वजह से। हाँ, सड़क के कारण। और शाम होते होते हर बिहारी चाहता था कि हम घर लौट जाए। हर बिहारी के परिवार की महिलाओं को इंतजार रहता था कि मेरा पति या मेरा बेटा जो कहीं गया है वो सही सलामत शाम अंधेरा होने से पहले घर आ जाए। तो ये वो भी बिहार था। डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं था, स्कूल थे, स्कूल नहीं थे, टीचर नहीं थे। मतलब था क्या बिहार में? सिर्फ अपहरण का उद्योग था। आप लोग नहीं देखे, हम लोग देखे ठाकुर में, किशनगंज में, बिशनपुर में, किशनगंज में कितने अपहरण हुए थे, समझे कि नहीं? और इसका पैसा कहाँ तक पहुँचता था वो आप लोग को नहीं मालूम है, हम लोग जान रहे हैं।
पैसा जो है ये सेंट्रलाइज होता था। जिस समय की सर आप बात कर रहे हैं उस समय शायद विधायक आप ही रहे होंगे 2005 नहीं। 2005 की बात। 2005 में नीतीश जी की पहली सरकार बनी। अच्छा 2005 की उसके नीतीश बाद जी तो माहौल ही बदल गया। अच्छा तो उस डूबे हुए बिहार को आज देखिए आप, पटना किशनगंज जो सबसे आखिरी जिला है, हम लोग 6 घंटा में पटना पहुंच जा रहे हैं बाई रोड। आज चाहे वो शिक्षा की स्तर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का स्तर हो, देखिए कमी तो है इसमें, ये नहीं कहते कि एकदम पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन उसकी तुलना की जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का। अच्छा, सबसे बड़ा हम लोग ह्यूमन बीइंग का क्या एक नेचर है, जब अच्छे दिन आते हैं तो लोग बुरे दिनों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल, ये तो नेचर ही है सर। तो जो बुरे दिन को याद रखेगा ना, तो उसको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये आज का समय उसको बहुत अच्छा लगेगा। आज आप रात को 12 बजे घूम रहे हैं रोड पे, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है नीतीश जी के सरकार में जो 5 से 10 बहुत अच्छा था, 10 से 15 ठीक ठीक रहा, लेकिन ये 15, ये जो 20 से जो सरकार बनी, पदाधिकारी अफसरशाही चरम पे। यही सवाल करने जा रहा था मैं आपको कि मतलब जहां आप बोल रहे हैं कि पहले गुंडा राज वगैरह जो भी बात था, लेकिन अभी सर अफसरशाही, ये तो सर गुंडा राज से भी खतरनाक है, क्योंकि कोई भी जनता अगर कहीं किसी भी कार्यालय में, सरकारी दफ्तर में अगर कुछ काम कराने जाते हैं, बिना रिश्वत के, बिना लाइन में खड़े हुए, मतलब इतना मतलब टॉर्चर किया जाता है, ब्रोकर के, बिना मीडिएटर के कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं होता। और वो भी जो है पदाधिकारी उस ऑफिस के शर्त पे आपको काम करना पड़ेगा। और हम तो यही कहते हैं, हम कह भी चुके पहले के इंटरव्यू में, नीतीश जी ने विकास का तो ओवरडोज कर दिया बिहार में। विकास मतलब ओवरडोज हो गया, कोई कमी नहीं उसमें। लेकिन 2005 से पहले गुंडा राज था, अभी अफसर राज। अफसरशाही राज। बीच का जो स्वर्णिम काल था वो कहीं गुम हो गया, वो नीतीश अभी नहीं है, वो गुम हो गया कहीं, वो कहीं गुम हो गया। पदाधिकारियों में भय नहीं है, शंका नहीं है, लोग खुलेआम रिश्वत मांग लेते हैं और खुलेआम इशारा कर रहे हैं लोग। और आज जो स्थितियां हैं, और जो गरीब लोगों से जुड़ी हुई, जो आप मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन का दाखिल खारिज है, या कोई काम है, या थाना है, या पुलिस है। मैं कई बार बोल चुका हूँ इंटरव्यू में कि गुलाम हिंदुस्तान में शायद लोग, एक साधारण व्यक्ति कोई घटना घट जाए तो थाना में जाने से जितना नहीं डरता था, वो आज आज़ाद हिंदुस्तान में एक आवेदन देने के लिए थाना में जाने से डरता है। और नहीं तो उसको मालूम है कि हमारे इस एरिया का ब्रोकर कौन है, उसको पकड़ के लेके जाता है। ये कमजोरी सर किसका, सरकार का, यहाँ के लोकल नेता का, स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमजोरी है। जमीनी जो प्रतिनिधि है, मतलब क्या प्रतिनिधि से मैंने बात करने का भी कोशिश किया, और वो खुलेआम मीडिया में भी कह रहे हैं कि हमारा सुनते नहीं है। यहाँ के जो ऑफिसर हैं कुछ बात कह रहे हैं। अभी एक्सीडेंट का मामला चला, कई दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेट हो गया, एक डे मार्केट में, एक तो मतलब बच गए और एक स्पॉट डेट कर गए। उसको लेकर यहाँ पे चेयरमैन साहब और पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब और मतलब यहाँ पे जो जिला परिषद नासिक नादिर साहब, सबसे मैंने बातचीत किया रात के लगभग 12 बजे के बाद। उन लोगों ने कहा कि यहाँ के मतलब कोई भी प्रशासन सुनते नहीं है हम लोग का। देखिए पहले क्या होता था, बात बात पे नेता धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकालते थे, अफसर दबाव में रहता था। हम लोग भी संघर्ष से, हम लोग भी आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए हैं। आज का नेता जनता को साथ लेके नहीं चल रहा है। अब 5000 आदमी को लेके बैठ जाइए, प्रशासन को हल्दी गर्दी बुझा जाएगा। जनबल का युग रह सकता है, शोषण का इतिहास नहीं, लोहिया जी कहते थे। अब मानव बन के रह सकते हो, अभी मानव का दास नहीं। बिल्कुल, समझे कि नहीं जी। तो लोग जनता से कट गए हैं। जनप्रतिनिधि पार्टी के आधार पे, पार्टी के नाम पे चुनाव जीतना है, जात के नाम पे चुनाव जीतना है, और जाके वहाँ पार्टी जो कहे उसके लिए हाथ खड़ा कर देना। आज सवाल उठता है कि जब विधायक को, सांसद को खुद पैसा चाहिए पदाधिकारी से, तो जनता की बात क्या करेगा? वो वो अपने आप को उस लायक छोड़ा है नहीं? तो हम लोग तो आज भी कुछ नहीं है।
15 साल से हम कुछ नहीं है, लेकिन हम धरना प्रदर्शन देते हैं मुद्दों पे। और मुझे आज भी मैं जान रहा हूँ कि जितना काम हम लोग आज भी करा लेते नहीं कुछ होके, शायद वे इतने जीते हुए जनप्रतिनिधि नहीं करा पाते, क्योंकि हम लोग को 2 मिनट लगता है धरना प्रदर्शन रैली। अच्छा सर, ये सवाल है कि मतलब कहीं ना कहीं आप विपक्ष के, ठाकुरगंज के विपक्ष के मतलब रनर रहे हैं, सेकंड पोजीशन में आए हैं। आपका सर योगदान क्या रहा ठाकुरगंज विधानसभा में? वहाँ भी मतलब बहुत सारा मतलब कितने देख रहे हैं कि ये सीओ के द्वारा हो या फिर मतलब जितने भी मतलब छोटे मोटे दलाल, मतलब दलाल ही बोलेंगे उनको या मीडिएटर बोल सकते हैं, इनके द्वारा जो जनता को लूटपाट किया जाता है। और आपको ये भी बात पता होगा जो मतलब राशन मिलता है उनको कब मिलता है, ये भी बात आपको पता होगा। इनको लेकर सर कहाँ तक आपने आवाज़ उठाई? देखिए, अभी आपको बता रहा हूँ, ये 7 प्रखंड में अगर सबसे अगर पैरेलल अगर परिमार्जन किया जाए तो ठाकुरगंज विधानसभा बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है, हम लोग चढ़े हुए रहते हैं, हम लोग चढ़े हुए रहते हैं, और ये ईश्वर की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है कि आज कुछ भी नहीं है तो भी ईश्वर के दया से जो है उन पे भारी है। और हम लोग जहाँ भी आज भी नहीं कुछ होते हुए भी, चाहे ब्यूरोक्रेट्स में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हम लोग जहाँ बैठते हैं ना आज भी, वहाँ अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि जो अपने आप को बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि बोलते हैं, उनको खड़े रहने की भी हैसियत नहीं है वहाँ। तो हम लोग अपने जो व्यक्तिगत प्रभाव है, जो लोगों के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है, उसका लाभ लेते हैं, अपने लोगों का मैक्सिमम काम कराते हैं। जहाँ बहुत गड़बड़ होता है उन लोगों के सहयोग से ऊपरी स्तर से पटना से ही कार्रवाई कराते हैं। तो इसीलिए एक भय है हमारे यहाँ, भय। दूसरे प्रखंडों में, दूसरे विधानसभाओं में वैसे नेता नहीं है, और जो है तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, समझे कि नहीं। जब नेता पैसा लेगा विधायक से, विधायक पैसा लेगा अफसर से तो उस अफसर की नज़र में कुत्ता हो गया, उस अफसर के नज़र में कुत्ता हो गया जी। तो कहाँ से उसको आंख दिखाएगा? देखिए, कुर्सी की ताकत नहीं होती है। उसी कुर्सी पे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जी, उसी कुर्सी पे नरसिंह राव थे जी, और उसी कुर्सी पे किसी समय इंदिरा गांधी थी, और आज मोदी जी। तो कुर्सी तो वही है जी। आदमी के वजूद में दम होता है, कुर्सी में दम नहीं होता। कुर्सी तो वही है जी, लेकिन आदमी के वजूद में दम होता है। आपका वजूद नहीं हो तो सर कुर्सी में होता है, लेकिन कुर्सी का मतलब पावर को आप कितना मतलब इस्तेमाल करते हैं? कुर्सी तो अपनी जगह है जी, उस पे बैठने वाले का वजूद फैक्टर होता है, समझे ना। एक व्यक्ति आता है, अच्छा आप ही के यहाँ एक एसपी आते हैं, कोई मतलब नहीं, चारों तरफ एकदम जो है मतलब अव्यवस्था फैल जाती है। एक डीएम आते चार, और एक डीएम ऐसा ही आता है कि जिसका तो बाप रे बापू जिला को तो ऐसा करके आया था, फलना एसपी आया, तो उसके नाम से ही 12 व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है जी। तो चेयर तो वही एसपी और डीएम की है, पदाधिकारी ना बदला बस, समझे कि नहीं? बात तो सही है सर। तो ये कहानी। अच्छा सर, विधानसभा को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? मतलब चुनाव आ रहे हैं, देखिए चुनाव लड़ने का मतलब क्या निर्णय लिया? संगठन तय करेगा जी। हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे संगठन से कोई तो लड़ेगा जरूर। संगठन मतलब सुरजापुरी विकास मोर्चा अच्छा। हमारा संगठन है, 40 साल पुराना संगठन है जी। और उसी के देखिए, समाजवादी पार्टी तो नाम था, हम तो जीत के उसी से गए। बाबूजी 179 वोट से आ रहे थे तो उसी संगठन से। उससे पहले भी बाबूजी निर्दलीय एक बार लड़े थे तो वो 4200 वोट से हारे थे, सेकंड पोजीशन में थे। एक बार 179 से हारे। मैं भी पिछले 2 चुनाव जो हारा हूँ तो बहुत कम मार्जिन से हारा हूँ। तो हमारा अपना संगठन है, उसमें सारे समाज, हर और युवा भी है, बुजुर्ग भी है, सारे लोग हैं, तो वो तय करेगा। हमारे अकेले तय करने से कुछ नहीं होता। हमारा जो भी तय करता है हमारा संगठन तय करता है। लोगों का दबाव है, और ख़ास करके जो परिस्थितियां हैं, और पिछले हारने के बाद देखिए एक जनप्रतिनिधि क्या करता है, जीता हुआ जनप्रतिनिधि लोगों के काम के साथ साथ विकास का काम करता है। एक अगर जिम्मेवार हारा हुआ जनप्रतिनिधि है तो वो विकास नहीं कर पाएगा, लेकिन जनता के मुद्दों को, जनता के सुख में दुख में, जनता की लड़ाई के साथ तो खड़ा रह सकता है। बिल्कुल। वो 15 साल से हारते हुए भी हमने मेंटेन रखा। यही कारण है कि हमारे 4 लोग जुड़े हैं, 2 घटे नहीं हैं।
आप काम करते रहिए ना भाई, जरूरी थोड़ी है आप एमएलए बन के ही काम कीजिएगा। सवाल उठता है कि जायज़ को जायज़ और गलत को गलत ठहराते हुए आपको चलना है, जायज़ को मदद करना है, नाजायज़ को विरोध करना है, आपके साथ लोग रहेंगे। अच्छा सर, मतलब चुनाव की बात तो आपने इधर उधर मतलब अपनी कम्युनिटी पे डाल दी कि अब हमारा संगठन पे आपका क्या निर्णय रहेगा अगर आपको चुनाव लड़ाने का मतलब? पार्टी बोलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से किसी पार्टी से लड़ना या निर्दलीय लड़ना है? हम तो तैयारी निर्दलीय कर रहे हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, हमारे बाबूजी का भी ये सिद्धांत रहा, हम लोग शुरू से वो नेताओं के पीछे दौड़ के और घूम के वो टिकट के लिए जाके बैठे हुए हैं, दरबारी कर रहे हैं, वो हमारे डीएनए में नहीं है, ना हमारे बाबूजी के था ना हमारे है। हम अपना काम कर रहे हैं, बैग लेके स्टेशन पे खड़े हैं। हमको लगेगा संगठन के लोगों का अगर आदेश होगा कि भाई आप ये ट्रेन में चढ़ जाइए, ये सुपर फास्ट है, वो फास्ट है, ये सुपर फास्ट है, इससे आप थोड़ा पहले पहुंच जाइएगा, समय की बचत होगी, बैठ जाएंगे उसमें। मतलब जो यानी कि आपको जिस पार्टी से टिकट कुत्ता बन के टिकट नहीं लेंगे। टिकट लेने के बाद सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जिस पार्टी में हैं उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, तब गोपाल अग्रवाल नहीं रहेंगे, उस पार्टी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। नहीं, आप देख लीजिए, मैं विधायक था, जदयू में चले गया था, बिहार सरकार भूदान को लेके अपने ही सरकार के खिलाफ 25,000 लोगों की रैली मैंने निकाली थी। आपको ध्यान में नहीं होगा, आप किसी जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे पूछिएगा। किशनगंज के इतिहास में हमने अपने रैली का रिकॉर्ड हमारे दोबारा हम ही ने तोड़ा। अब बिहार सरकार भूदान लाल कार्ड की ज़मीन को लेके हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था कि 7 घंटा तक किशनगंज हाईवे जाम रहा। डीएम ऑफिस के मेन गेट जो लोहा वाला गेट है उस पर पूरा जंजीर से ताला मार के और पूरी फोर्स डिप्यूट हो गई थी और 7 घंटा डीएम कलेक्ट्रेट से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो वो नहीं है, टिकट तो जनता देती है। आपको पार्टी टिकट दे दे, आपको पार्टी टिकट दे दे और जनते आपको टिकट नहीं दे तो टिकट का ताबीज बना के रखिए, ताबीज बना के रखिएगा। तो यानी कि अगर पार्टी दुल्हन वही जो पिया मन भाई, यानी कि पार्टी में भी रहेंगे तो आपके अनुसार मतलब काम करेंगे। वो मेरा आदत रहा। ये तो देखने वाली बात होगा सर कि गोपाल अग्रवाल क्या मतलब पार्टी से जुड़ने के बाद भी अपने अनुसार चल रहे हैं या फिर पार्टी के अनुसार? नहीं, जिन लोगों ने मेरा 5 साल देखा है, काम करना पड़ता है। देखिए, काम करने का नुसाद भाई माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मंत्रालय के मंत्री बने और मैं उसी मंत्रालय से पैसा लाके 132 कब्रिस्तानों को घेरता हूँ और वो उसी मंत्रालय के मंत्री रह के 1 दर्जन कब्रिस्तान नहीं घेर पाते। 2005 से 10 में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री रोड के तर्ज पे मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना, मुख्यमंत्री जिला विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, ये 4 योजनाएं चली थी। और बीआरडीएफ का बहुत बड़ा पैसा हम लोगों के यहाँ जो है, पहले बीआरडीएफ होता था, बॉर्डर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल के होता था, आप उसका नाम बदल के वो सीमा विकास क्या कर दिया गया। तो उसमें बड़ा पैसा आता था और प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होते थे। 4 साल में 2006 से लेके 2010 तक उस मद का जितना भी पैसा आया पूरे जिला का 80% पैसा ठाकुर गया। और उसी समय नहीं, हम लोगों ने इतनी योजना पास कर दी थी कि हमारे हारने के बाद भी 11-12 तक भी जितने पैसे आए 80% ठाकुर गया, जिसका लाभ नौशाद भाई को मिला क्योंकि विधायक वो थे तो फीता वही काट रहे थे, योजना मेरा पास कराया हुआ। तो हम लोग करने पे विश्वास रखते हैं। आज आईआईटी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पवना का पुल, जो चेंगा नदी पे जो 3-3 पुल बन रहा ठाकुर में, सब हमारे समय का, सब प्रस्ताव मेरे समय का। आज जो इतना पावर ठाकुर में पावर ग्रिड बना, विजेंद्र बाबू मंत्री जी जब भी फोन पे बात करेंगे, मजाक करेंगे तो लाफी न के कारण हम पावर ग्रिड बन गया ठाकुर में। तो हम कहाँ पे विश्वास करते हैं। तो क्या लग रहा है सर, मतलब अगर इस बार आपको टिकट मिलता है या फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं तो आपका काम रंग लाएंगे? क्या लग रहा है आपको, मतलब अनुमानित? काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे टिकट मिलते हैं या किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय लड़ते हैं और लड़ के अगर जीतते हैं तो किस अनुसार काम करेंगे। आज जो दावा कर रहे हैं या दावा पे रहते हैं कि क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जय हिंद, आप देखते रहिए केडीबी लाइव।